नमस्कार, डीजे न्यूज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव और इस खास मुलाकात के खास मेहमान हैं मुकेश नायक। मुकेश नायक जी कई बार विधायक रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार में, कांग्रेस की सरकार में कई सालों तक मंत्री रहे हैं, उच्च शिक्षा विभाग के, युवा एवं खेल विभाग के। वर्तमान में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। छात्र राजनीति की बहुत जाना पहचाना नाम है, चेहरा है। एनएसयूआई के अध्यक्ष रहे प्रदेश में, प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी हैं, रामचरितमानस के मर्मज्ञ हैं, धर्म सभाओं में भाग लेते हैं, धर्म सभाएं करते हैं, प्रवचन करते हैं और बुंदेलखंड का एक बहुत ही नामी चेहरा है जो अनेक सीटों पर चुनाव लड़ता रहा है, लड़ाता रहा है। आज वो भारत जोड़ो यात्रा जो निकल रही है उसमें सांस्कृतिक मंच और सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रणेता हैं। राहुल गांधी के साथ जो यात्रा में जो लोग चल रहे हैं उनकी मनोरंजन के लिए जो विभिन्न प्रदेशों के सांस्कृतिक आयोजन होते हैं उसके प्रभारी हैं और फिलहाल वो इंदौर में भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में तशरीफ लाए हैं। आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। मुकेश जी, भारत जोड़ो यात्रा जिस मकसद से निकाली जा रही है कि देश में वो एका कहीं उनको दरकता हुआ दिखा है, ऐसा क्यों लगता है कांग्रेस को, राहुल गांधी को और आपको कि देश में वो एका नहीं है जैसा आप चाहते हैं? नहीं, केवल हमें और राहुल गांधी जी को नहीं लग रहा, ये पूरे देश को लग रहा है। और पिछले 5-6 सालों से जिस तरह का वातावरण पूरे भारतवर्ष में है वो बहुत शांत नहीं है। जिस तरह से मॉब लिंचिंग हुई है, जिस तरह से धार्मिक विवाद हुए हैं देश में और लगातार हो रहे हैं, कोई रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो इन तमाम चीज़ों के चलते एक बहुत बड़े वर्ग में एक अशांति और असुरक्षा का वातावरण है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। बहुत बड़े वर्ग में या सिर्फ मुस्लिमों में? नहीं, आप लोगों को लगता है कि मुस्लिम डरे हुए हैं? सिखों में भी है, ईसाइयों में भी है, मुस्लिमों में भी है और दलितों में भी है। राहुल जी की एक यात्रा से क्या देश एक हो सकता है? देखिए, हो या ना हो, लेकिन जब समुद्र बांध रहे थे भगवान श्री राम, तो गिलहरी अपने शरीर में रेत में लौटती थी और दौड़ के आती थी और किंचित रेत के कण उस पर गिरा देती थी। उसको लगता था वो भी योगदान दे रही है। तो उद्देश्य सही है, प्रयास सही है, दिशा सही है और ये देश की जनता के ऊपर है कि क्या सफल क्या असफल होगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि इस यात्रा का जो उद्देश्य है वो समतामूलक और समावेशी भारत है। भारत में सद्भाव हो, शांति हो, मिलजुल के रहने का वातावरण हो, ये पावन उद्देश्य इस यात्रा का है। और कहीं भी दूर दूर तक एक राजनीतिक व्यक्ति होते हुए भी कहीं भी इसका बहुत ज़्यादा राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। अगर राजनीतिक उद्देश्य होता तो हम ये इस यात्रा को वहाँ से निकालते जहाँ चुनाव हो रहे हैं। नहीं, ये बीजेपी का तो ये कहना है और दूसरे लोगों का भी कहना है कि आप चुनाव वाले राज्यों में राहुल गांधी को इसलिए नहीं लेके क्योंकि हर बार पार्टी आपकी हार जाती है और ठीक रहा राहुल गांधी के सिर पे फूट जाता है पराजय का। बचाना चाहते हो आप उनको, सेव कर रहे हो उनको? बिल्कुल नहीं। अगर हम जाते हैं, देखिए बीजेपी ने जानते क्या किया इस देश के अंदर? एक हिंदी साहित्य का शब्द है अभिप्राय संपदा। बीजेपी ने जो भारत का सबसे बड़ा विचार बहने की प्रक्रिया में जो नुकसान किया है इस समकालीन भारत में, वो ये किया है कि उन्होंने अभिप्राय संपदा को चकनाचूर कर दिया। कोई व्यक्ति, कोई राजनीतिक दल, कोई विचारक कोई बात कहता है, उसका उसी संदर्भ में अर्थ सही सही लगाया जाए, ये अभिप्राय संपदा है। और अगर उसके अर्थ को 100 प्रकार से बदल दिया जाए तो ये उसको क्षति पहुंचाना है। आज बीजेपी का जो सोशल मीडिया है, ट्रोल आर्मी है, पूरे भारत के टेलीविज़नों पर किस तरह से उनका आधिपत्य है आप जानते हैं। कोई छुपी हुई बात नहीं है, सारा देश देख रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं अकेला देख रहा हूँ। तो इतना एकाधिकार और इसके चलते जिस तरह का वातावरण है देश में, वो बेचैनी पैदा करता है, घुटन पैदा करता है। तो पर आपने शायद गुजरात में उनको अभी तक इसलिए नहीं भेजा है कि ये मुकाबला जैसे ही राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी होगा
वैसे ही जो है पल्ला भारी हो जाएगा। और कहीं ना कहीं जो है आप इस बात को एक फेस सेव करना चाहते हैं, इस मुकाबले को बचाना चाहते हैं कि राहुल वर्सेस नरेंद्र मोदी ना हो। ये काल्पनिक संभावना है, ये काल्पनिक विचार है कि ऐसा हो जाएगा, अगर वो जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा तो हुआ नहीं। पिछले चुनाव में हुआ, जो हो रहा है वो पिछले चुनाव में जो हुआ वो बीती हुई बात है। आज क्या हो रहा है ये महत्वपूर्ण है ना। और आज ये हो रहा है कि राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे हैं उसमें पूरे भारत के लोगों का सहयोग है, अभूतपूर्व उत्साह है। और मैं कहता हूं कि भारत के इतिहास में अनेक यात्राएं हुई हैं, उनकी महिमा इससे ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो उत्साह, जो संख्या और इस पदयात्रा में राहुल गांधी के साथ दिखाई देती है बहुत विलक्षण है और बहुत असाधारण। मध्य प्रदेश में चूंकि आप नेता हैं, मध्य प्रदेश के, बरसों से आप मध्य प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं, एनएसयूआई के अध्यक्ष रहे हैं, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, विधानसभा लोकसभा के चुनाव आपने लड़ाए हैं, तो किस तरह का मध्य प्रदेश में आपको उम्मीद है प्रतिसाद मिलेगी राहुल जी की यात्रा का? देखिए, बहुत कम क्षेत्र कवर कर रही है ये यात्रा चुनाव की दृष्टि से, और हमारा उद्देश्य ये है कि यहाँ से राजस्थान तक जब ये यात्रा जाए तो एक भारत जोड़ो मकसद के साथ एक अभूतपूर्व उत्सव भी इसमें को भी शामिल किया जाए। इसलिए जितने भी मध्य प्रदेश के कलाकार हैं, रचना धर्मी हैं, मैं उनसे आह्वान भी करता हूँ कि रंग बिरंगे परिधानों में आए, अपने जीवन को स्पर्श करती हुई जो मातृ संस्कृति है, क्षेत्रीय संस्कृति है, वहाँ की जो क्रिएटिविटी है, नृत्य है, गीत है, संगीत है, जो वोकल है, इंस्ट्रूमेंटल है, उस सब के साथ राहुल गांधी जी के साथ यात्रा में शामिल हों तो बहुत ही खुशी होगी। अब आशंका तो ये जताई जा रही है, मीडिया में चर्चा भी है, कि जैसे ही राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश में प्रवेश करेंगे, जोड़ने के लिए कांग्रेस में टूट फूट हो जाएगी, कुछ लोग, कुछ विधायक छोड़कर चले जाएंगे, कुछ बड़े नेता छोड़ के चले जाएंगे, और एक बड़े नेता को टारगेट भी किया जा रहा है। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। बीजेपी ने तो इस पूरे भारतवर्ष में दल बदल का महापर्व मनाया है, और ये उत्सव उनका महापर्व कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। लोगों को ऐन मौके पर दल बदल करा देना, 1 महीने 2 महीने पहले के चुन के कोई किसी राजनीतिक दल से आया है और उसका इस्तीफा करा देना, किसी भी लोकतंत्र की स्वस्थ और जीवन मूल्यों वाली प्रक्रिया में इसको कोई उचित कहेगा? आपके पास कोई इस तरह खुफिया जानकारी, कोई सूचना है कि कुछ लोग छोड़ के जा रहे हैं? मुझे अभी जानकारी नहीं है, डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं जब भी कोई ऐसा अवसर आता है और बीजेपी इस तरह की अफवाहें और सगुफे उड़ाती है कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, ये सब चलता रहता है। बीजेपी निरंतर कांग्रेस को कमजोर करने के लिए सब चीजें करती रहती है। मेरे पर आपके लोग चले जाएं, इसमें बीजेपी क्या करे? आप अपने घर के लोगों को संभाल नहीं पा रहे, छोड़ के चला गया, तो इसमें दूसरा दल क्या कर सकता है? अगर कोई 35 करोड़ 30 करोड़ रुपए किसी को देगा तो ये उचित है क्या? राजनीति कोई ढोर बाजार है क्या? 35 करोड़ पे नीयत कैसे बिगड़ गई आपके कार्यकर्ता की, आपके संगठन के आदमी की? ये सवाल भी तो है। नहीं, आप कोई राजनीति में कोई व्यक्ति आया है, कोई साधु संत तो है नहीं। बहुत सामान्य परिवारों के लोग राजनीति में आते हैं और उनको हिला डुला के, लालच दे के अपनी पार्टी में शामिल कर देना, इसको कोई उचित कहेगा क्या? अब देखिए, आप जो साफ खरीद रहा है लोगों को, तो ये कहा जाता है कि बिकने वालों का दोष है। मैं बिकने वालों का दोष मानता हूँ, लेकिन ये उत्प्रेरक कौन है इसमें? कैटलिस्ट कौन है? वो कैटलिस्ट पैसा है इसमें, जो अनैतिक तरीके से बीजेपी ने कमाया है। पूरे प्रदेश के गरीब जनता का पैसा इनके पास है। अगर नहीं होता तो इतने पैसे दे देकर ये पशुओं और ढोरों की भांति आदमियों को कैसे खरीदने की क्षमता इनमें आ गई? 19 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया राष्ट्रपति चुनाव में। कांग्रेस ऐसी पार्टी है मध्य प्रदेश में, कमलनाथ जी तो बहुत सर्वशक्तिमान है, उनके मामले में तो प्रियंका जी, राहुल जी भी, सोनिया जी भी उनको कुछ नहीं बोलती हैं। वन मैन पावरशिप है उनके पास। कोई शोकॉज नोटिस तक आपने उन 19 लोगों को जारी नहीं किया कि आपने क्रॉस वोटिंग कैसे कर दी? देखिए, वो एक आदिवासी सेंटिमेंट के कारण 11 लोग चले गए।
19 लोग नहीं हैं, 11 लोग गए हैं, उनमें से 8 लोग तो वो हैं जो पहले ही जा चुके थे। अब जैसे बड़वाह के विधायक हैं बिरला जी, सचिन बिरला, भरी सभा में इनको बीजेपी ज्वाइन कराई और बीजेपी ने आज तक विधानसभा में इनका अध्यक्ष की सदस्यता खत्म नहीं की। तो मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ कि चाहे निर्वाचन आयोग हो, चाहे चुनाव के नियम प्रक्रिया और संचालन हो, चाहे विधानसभा के अंदर का संसदीय वातावरण हो, चाहे स्वायत्त संस्थाओं का जो स्वावलंबन हो, हर जगह इन्होंने पूरे इंस्टीट्यूशनल फ्रेम को चकनाचूर कर दिया है। यही तो नुकसान बीजेपी कर रही है इस देश का। आगे चल के दूसरे राजनीतिक दल इसको और आगे बढ़ाएंगे, फिर इसका कोई अंत नहीं है। एक दफे आग लगे तो कहाँ तक जाएगी कोई कह सकता है क्या? पर कांग्रेस को भी एक डर तो है ना गुटबाजी का। जैसे दिग्विजय सिंह जी कल आए थे तो वो कह रहे थे कि भाई अगर इस यात्रा में किसी ने गुटबाजी की और मैं तो उसका व्यक्तिगत तौर पर मैं सबसे बड़ा दुश्मन हूँगा। यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस के समस्त बड़े नेताओं को लगती है कि ग्राउंड लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, मंडलम में भारी गुटबाजी है। और ये बड़े नेता दिग्विजय सिंह जी ने सार्वजनिक रूप से कहा। पूरे देश में ऐसा कौन सा राजनीतिक दल है जिसमें गुटबाजी नहीं है कांग्रेस में गुटबाजी। आज़ादी की लड़ाई लड़ते समय भी थी, आज़ादी के बाद भी है, क्योंकि जो अलग अलग विचारों के, अलग अलग सोच के, अलग अलग पर्सनालिटीज़ के नेता होते हैं, अनेक विषय ऐसे आते हैं राजनीतिक दल के अंदर कि जहाँ परस्पर सहमति नहीं हो पाती है। क्या बीजेपी में गुटबाजी नहीं है? बीजेपी में जितनी गुटबाजी है उसकी तुलना में तो कांग्रेस में कुछ भी नहीं है। और जहाँ तक राहुल गांधी के बीजेपी गुटबाजी का आप लाभ क्यों नहीं ले पा रहे? नहीं, हमारी सरकार ही बन गई थी पिछली दफे, आगे भी हमारी सरकार बनेगी। आगे इतना बड़ा अंतर होगा बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों की संख्या में कि ये अब हमारी सरकार गिरा नहीं पाएंगे। ये विश्वास है आपको? ये विश्वास है। संख्या बल जब कम होता है। विश्वास का क्या कारण? ऐसा कुछ प्रदेश का वातावरण, तो कांग्रेस दिख नहीं रही है। प्रदेश का वातावरण, असंतोष, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, महिलाओं का उत्पीड़न, पूरा भौतिक ढांचा चकनाचूर हो गया, पूरी सड़कें, पूरे। कांग्रेस इन मुद्दों को उठाती हुई दिख नहीं रही है। कांग्रेस देखिए, सड़क पर कांग्रेस का संघर्ष इन मुद्दों पर दिखाई नहीं दे रहा। अभी बहुत ज्यादा जितने भी आंदोलन है स्थानीय हो गए हैं। अखबारों में भी शहरी खबर डाक एडिशन में नहीं जाती, इंदौर की खबर गांव में नहीं जाती, अखबारों में भी। तो ऐसा ही है कि जो हलचल पूरे राज्य में हो रही है वो पूरे राज्य में वो दिखाई नहीं देती, उसका प्रचार नहीं हो पाता, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अखबार, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छोड़ के ये सब स्थानीय हो गए हैं। तो जो लोकल आंदोलन पूरे राज्य में चलते हैं उनकी खबर दूसरे जिलों में नहीं आ पाती है। हम तो, हमारे पास तो पूरे मध्य प्रदेश से जो खबर आती है हम तो दिखाते ही हैं। हमारा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेटवर्क है, सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल है डीजीएनआर न्यूज़। लेकिन जिस तरह का, मैं तो कहता हूँ ये, और आप मेरी बात से सहमत होंगे कि अगर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहते हुए जिस तरह से हंगामा या जिस तरह से माहौल बनाती थी, उस तरह से आप अच्छे विपक्षी साबित नहीं हो पाते हैं। नहीं, हम लोग क्या है, बहुत 20 साल से विपक्ष में हैं लगभग, और इतने लंबे समय से विपक्ष में जो राजनीतिक दल होता है उसके कार्यकर्ताओं में ऐसे लोगों को बीजेपी निशाना बनाती है जिनके पास साधन है, उनके व्यापार खत्म करती है, जिनके परिजन नौकरियों में हैं उनकी नौकरियां उनके ट्रांसफ़र कर देती है। अनेक हथकंडे अपना के ये अपोजिशन की धार को माथला करते हैं। तो कुछ डर भी है कार्यकर्ताओं में कि बीजेपी प्रताड़ित करेगी, क्योंकि ये बहुत विंडेक्टिव नेचर की पार्टी है। ये बिल्कुल पिन पॉइंट करके लोगों के मकान गिराना, लोगों की कृषि भूमि के खसरे बदल देना, स्थानांतरण कर देना, मुकदमे दर्ज कराना, महिला उत्पीड़न का केस लगा देना, ये तमाम चीज़ें मध्य प्रदेश में निरंतर बीजेपी करती रहती है और इससे भी अपोजिशन के आंदोलन को क्षति पहुंची है। अब अल्पसंख्यक जो है, जो आपका बड़ा समर्थक रहा, अल्पसंख्यक वर्ग, खासकर मुस्लिम वर्ग, वो असमंजस में है, भ्रम में है। वो, उसको लगता है कि जब उसके साथ जो बात आप कर रहे हैं, वो कहता है कि हमारे खिलाफ मुकदमे लग रहे हैं, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हमको परेशान किया जा रहा है, लेकिन अब हमारे साथ कांग्रेस के नेता स्थानीय कारणों से खड़े नहीं होना चाहते, तो हम किस तरफ जाएं? ये भ्रम की स्थिति क्यों बन रही है अल्पसंख्यकों के साथ? देखिए, ये भ्रम यूपी से शुरू हुआ। ये भ्रम जो आप बता रहे हैं कि हम क्यों जाएं कांग्रेस के साथ,
ये बहुत सिस्टमेटिकली अल्पसंख्यकों में इस भ्रम को डाला गया और यूपी से ये श्रृंखला शुरू हुई और यही कारण है कि इस भ्रम को वोट में तब्दील कर दिया लोगों ने ताकि बीजेपी ताकत में बनी रहे। और बीजेपी को सबसे ज़्यादा फायदा इसी कन्फ्यूजन की वजह से हुआ, क्योंकि जो मतों का विभाजन है उसका सीधा सीधा एडवांटेज बीजेपी को मिलता है। अगर सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को किसी ने क्षति पहुंचाई है तो उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यकों ने, उत्तर प्रदेश के माइनॉरिटी के लोगों ने, क्योंकि उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी के लोग बहुत ताकतवर हैं, उनके पास पैसा भी है, संख्या बल भी उनका ज़्यादा है। जब बिना कारण वो हमसे एलिमिनेट हो गए और नहीं, उनको कारण है, उनको लगता है कि आप लोग जब उनका बुरा वक्त आया, संकट आया, तो कांग्रेस के स्थानीय नेता हिंदू वोट खोने के डर से उनके साथ खड़े नहीं हुए। इससे ज़्यादा हम उनका क्या साथ दे सकते थे कि हमारी पूरी पार्टी की जान ही इसलिए निकल गई कि हिंदू कहने लगा ये तो मुसलमानों की पार्टी है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं ऐसा, जबकि हम लोग कांग्रेस कोई मुसलमानों की पार्टी है। हम तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, शोषित, पीड़ित, जो एंटोनी कमेटी की रिपोर्ट थी वो तो यही थी। पार्टी है कांग्रेस पार्टी। एंटोनी कमेटी की जो रिपोर्ट आई हार के बाद, तो एंटोनी कमेटी ने कहा कि पूरे देश में परसेप्शन खड़ा हो गया, कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी बन गई है। सब जानते हैं इस बात को, परसेप्शन की क्या बात है। और ये माइनॉरिटी के लोग ऐसा कह रहे हैं, तो ये कन्फ्यूजन जो माइनॉरिटी में है इन्हें नहीं रखना चाहिए, इन्हें बिल्कुल मुख्य धारा में रहना चाहिए, दलितों को मुख्य धारा में रहना चाहिए। और जो पारंपरिक रूप से एक कांग्रेस पार्टी ने उनकी सेवा की है, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे लोकतंत्र में उनके स्थान सुरक्षित रखे हो। आप बताइए, इतना बड़ा भारत का इतना बड़ा लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी ने बनाया, पंचायत से लेकर लोकसभा तक दलित, अल्पसंख्यकों के और आदिवासियों के पूरे स्थान सुरक्षित किए। उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व है, पंचायतों में है, नगर पालिकाओं में है, स्वायत्त संस्थाओं में है, मंडियों में है, सहकारी आंदोलन में है, विधानसभा में है, लोकसभा में है। ये गौरव और ये विकास के समान अवसर ये कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिए। नौजवानों को वोट का अधिकार भी राजीव गांधी ने दिया, 18 लेकिन वो नौजवान आज आपके साथ नहीं है। देखिए, कोई वोट का अधिकार दे इसका अर्थ ये थोड़ी है कि वो वोट हमें दे देगा। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि जो एक बीजेपी का जो उग्र हिंदू राष्ट्रवाद है, देखिए बेसिक बात पर आइए, तो वो ये चाहता है कि जो एक मुस्लिम फेनेटिसिज्म है, एक जो मुस्लिम कट्टरवाद है, उसके खिलाफ एक दूसरा हिंदू कट्टरवाद खड़ा करो, है ना। तो किसी भी सांप्रदायिकता को खत्म करने के लिए अगर उससे बड़ी सांप्रदायिकता खत्म खड़ी की जाएगी तो देश में अशांति होगी कि नहीं। ये कैसा हिंदू राष्ट्रवाद है। अगर कोई मुसलमान खड़ा हो कि हम इस देश में मुस्लिम राष्ट्रवाद चाहते हैं, कोई सिख खड़ा हो कि हम इस देश में सिख राष्ट्रवाद चाहते हैं, बताइए। कोई ईसाई खड़ा हो कि हम इस देश में ईसाई राष्ट्रवाद चाहते हैं। जिस तरह की घटनाएं होती हैं और चुनाव के ठीक पहले होती हैं, जब मध्य प्रदेश में नगर निकाय को चुनाव हो रहे थे, उदयपुर में कन्हैयालाल की गर्दन काट दी। जब गुजरात में चुनाव हो रहे हैं तो दिल्ली में श्रद्धा की गर्दन काट दी, 35 टुकड़े कर दिए। तो इस तरह की घटनाओं से क्या बीजेपी को मदद मिलती है और कांग्रेस को नुकसान होता है? देखिए, किसी भी सोसाइटी में बहुत बुरे लोग भी होते हैं और बहुत अच्छे लोग भी होते हैं। कोई बहुत बुरा काम एक व्यक्ति करता है तो पूरी सोसाइटी पर तोहमत नहीं लगाना चाहिए, पूरी सोसाइटी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। अगर किसी ने गर्दन काटी है तो उन्हीं मुस्लिम वर्गों के उलेमाओं ने, शहर काजियों ने, स्कॉलर्स जो हैं, उनके प्रबुद्ध लोग हैं, उन्होंने उसकी आलोचना भी की है। आपने केरल के राज्यपाल का आपने टेलीविज़न में इंटरव्यू नहीं सुना था, उन्होंने किस तरह से इसकी आलोचना की थी। आरिफ मोहम्मद खान साहब, वो तो भाजपा के हैं, वो मुस्लिम भी है ना। वो तो मुस्लिम वाले मुद्दे पर भाजपा के मुस्लिमों का धर्म अलग होता है और कांग्रेस के मुसलमानों का धर्म अलग होता है। वो तो और कांग्रेस के हिंदुओं का धर्म अलग होता है और बीजेपी के हिंदुओं का धर्म अलग होता है। आरिफ मोहम्मद खान साहब तो शावाना वाले मुद्दे पे कांग्रेस छोड़कर बाहर आए। बहुत ही अपने विचारों को लेकर, उनकी आज़ादी को लेकर वो जाने जाते हैं। भले बीजेपी में के शासित एक राज्य के वो राज्यपाल हैं, पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बहुत ईमानदार और एक अच्छे विचारक हैं।
मुकेश भाई, आपके ज़माने में जो यूथ कांग्रेस थी, मैंने खुद को उस समय में छात्र राजनीति में था और आपके साथ कई छात्र राजनीति के मेरे अपने निजी अनुभव हैं। उस समय जो यूथ कांग्रेस होती थी और उसके लिए जो माहौल बनता था, मुझे याद है कि एक बार यहाँ पंकज संघवी और प्रेमचंद गुड्डू में से कौन अध्यक्ष बने इसको लेकर था। जेपी नागर दिल्ली से आए थे, पर्यवेक्षक बन के अजीत जोगी साथ में आए थे और इस एयरपोर्ट पर इतना बड़ा हंगामा हुआ कि पूरा एयरपोर्ट तहस नहस हो गया। वो वाली यूथ कांग्रेस जिसमें जोश उत्साह था और यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बनना एक विधायक से बड़ा पद होता था, वो वाली बात अब यूथ कांग्रेस में नहीं है। मुझे लगता है कि जो एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस में जो चुनाव सिस्टम आप लाए, आंतरिक चुनाव, उसने दोनों बॉडी को, दोनों संस्थाओं को खत्म कर दिया। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और मुझे याद है, जब आपको भी याद होगा, जब एमएस बिट्टा की यहाँ पर रैली हुई थी इंदौर में, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे यूथ कांग्रेस, 1 लाख लोग उस रैली में थे। आज तो कांग्रेस के सभी संगठन और कांग्रेस पार्टी भी मिलकर रैली करें तो 1 लाख लोग एक संभागीय मुख्यालय में नहीं होते। हमने अपने कार्यकाल की अंतिम गिरफ्तारी का जो प्रोग्राम रखा था भोपाल में, उसमें 4 स्टेडियमों में जेल बनाना पड़ी थी, बीजेपी की सरकार थी, और 89,000 युवक कांग्रेस के लोगों ने गिरफ्तारियां दी। बिट्टा भाजपा की भाषा बोलने लग गए। अब ये समय के साथ इस तरह के बदलाव कुछ लोगों में होते हैं, तो ये तो बिट्टा ही आपको बेहतर बता सकते हैं कि वो ये भाषा क्यों बोलने लग गए। पर क्या छात्र संघ चुनाव जो कांग्रेस की सरकार में चित्रकांत जी जायसवाल ने बंद किए, उसका नुकसान कांग्रेस को हुआ? जो कॉलेज जमाने में चुनाव होते थे, आप तो खुद लड़े, उसका नुकसान पूरी राजनीति को हुआ, इसलिए कि जो लीडरशिप तैयार होती है नई, जो एक लीडरशिप तैयार होती है, नेतृत्व की भावना जो आती है बच्चों में, उससे बच्चे वंचित रहेगा और जो नई लीडरशिप तैयार होना थी वो नहीं हो और नई लीडरशिप नहीं बन रही और परिवार के बच्चे, मंत्रियों के बच्चे, नेताओं के बच्चे आगे आ रहे हैं। वो जो सब्जी बेचने वाले का बच्चा निकल के जो अध्यक्ष बनता था या जो एक पहलवान का लड़का अध्यक्ष बनता था, वो वाली बात नहीं रही। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर नेताओं के उतने ज़्यादा बच्चे नहीं आ रहे राजनीति में जितना कि प्रचार है। 5-7% अगर बच्चे आते हैं राजनीति में तो बहुत स्वाभाविक है। अब मछली का बच्चा, उसको तैरना थोड़ी सिखाया जाएगा। आप बुंदेलखंड जैसा घर में वातावरण होता है, पारिवारिक पृष्ठभूमि होती है, जैसे संस्कार मिलते हैं, उसके आधार पर कुछ लोग राजनीति में आप बुंदेलखंड से आते हैं। बुंदेलखंड में अब तो वो भारती दीदी हो गई हैं, उमा दीदी हो गई हैं, दीदी माँ उमा भारती जी, उनका बड़ा एक अपना ओरा है, प्रभाव है, और वो कहीं ना कहीं सरकार से शराबबंदी के मुद्दे पर नाराज चल रही हैं, टेंट में रहना चाहती हैं, वनवास में रहना चाहती हैं, परिवार से संबंध तोड़नी है। इस सब का अगले चुनाव में कुछ फर्क पड़ेगा उमा भारती फैक्टर का? निश्चित रूप से बुंदेलखंड में तो बहुत फर्क पड़ेगा। उमा भारती बुंदेलखंड में पिछड़े वर्ग की सबसे बड़ी और सबसे धारदार नेता है और उन्होंने सामंतवाद के खिलाफ, शोषण के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है वो बुंदेलखंड में याद की जाती है। इसलिए अगर वो मौन हो गई और चुप रही तो बीजेपी को बहुत खामियाजा बुंदेलखंड में भुगतना पड़ेगा। आप जिस दमोह जिले से आते हैं, जिस दमोह में आपने राजनीति की है और काफ़ी आपका प्रभाव है वहाँ पे, दमोह से भी एमएलए रहा, आप रहे दमोह से भी, आप एमएलए, आपने पहला चुनाव दमोह से ही जीता था जयंत बलिया जी के खिलाफ। जी, मुझे याद है उस चुनाव की बहुत ही नज़दीकी मुकाबला वो हुआ था, अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे। दमोह जिले को ये कहा जा रहा है कि उन पर आरोप लग रहा है दमोह जिले में कि अब वहाँ पर लोधीवाद, पूरा जिला जो है लोधीवाद में से ग्रस्त हो गया है, इस तरह की स्थिति बन गई। जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट और केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे अच्छे मित्र हैं और हम उनके शुभचिंतक हैं, लेकिन हमें इस बात का दुख है कि उन्होंने पूरे बुंदेलखंड में एक सामाजिक जो ढांचा है और ताना बाना है उसको क्षति पहुंचाई है। उन्होंने जिस तरह के जातिवाद के बीज बो दिए हैं तो बहुत लंबे समय तक लोगों को उसके दुख उठाना पड़ेंगे। उन्होंने दुख बोए हैं। जो गुणवत्ता की राजनीति है, जो मेरिट्स की पॉलिटिक्स है, उसको उन्होंने भारी क्षति पहुंचाई है। एक अपने ही समाज को इकट्ठा करो, उसके ही काम करो, दूसरे के काम ना करो, अपने ही लोगों को राजनीतिक न्याय दो, अपने ही लोगों को सामाजिक न्याय दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस देश में बहुत समृद्ध विविधता है, बहुत जाति समाज और अलग अलग समुदाय के लोग हैं। उनमें जो भी व्यक्ति है उसके लिए अवसर समान हो और समान रूप से न्याय किया जाए,
एक जनप्रतिनिधि को एक आंख से पूरे समाज को देखना चाहिए, उसमें कोई दोहरी निष्ठा नहीं होना चाहिए। और इस मामले में प्रहलाद पटेल ने हम लोगों को बहुत निराश किया है। चूँकि आप रामचरितमानस के मर्मज्ञ हैं, तुलसी बाबा के भक्त हैं, सार्वजनिक मंचों पर भी आप रामचरितमानस करते रहे हैं, प्रवचन देते रहे हैं, राम कथाएँ करते रहे हैं, आपकी पहचान है इस मामले में। तो ये कंट्रास्ट नहीं है आपकी लाइफ में, एक तरफ पूरी तरह से राजनीति और दूसरी तरफ रामचरितमानस? क्या भविष्य आप उसमें देख रहे हैं, अपने प्रवचनकार के रूप में देख रहे हैं क्या, या राजनीति में ही आप देख रहे हैं? जो धर्म है वो जीवन कला की आत्मा है और राजनीति शरीर है। ऐसा शरीर सड़ जाता है, दुर्गंध देने लगता है, जिससे आत्मा निकल जाती है। तो कोई भी ऐसी राजनीति या कोई भी ऐसी सामाजिक गतिविधि या कोई भी ऐसा व्यापार जिसका आधार धर्म ना हो, धर्म का अर्थ है सहिष्णुता, उदारता, अहिंसा, प्रेम, दया, करुणा, दूसरे की पीड़ा से पिघलने वाला हृदय, समझ, लोकाचार। अगर धर्म आधार नहीं है किसी विषय का, तो वो तो विषय ऐसा है जैसे बंजर भूमि जिस पर खेती नहीं होती। तो मेरी जो राजनीति है उसका आधार ही धर्म है। देखिए, ऐसा इसलिए आपको लग रहा है कि एक समय था कि जब राजसत्ता धर्म सत्ता के आगे नतमस्तक हुआ करती थी, और आज जो राजसत्ता है, जो धर्म सत्ता है, वो राजसत्ता के आगे नृत्य कर रही है, नाच रही है। नए नए प्रवचनकार आ गए इतना हैं, परिवर्तन आया है। और देखिए, हम तो आपके क्षेत्र के भी नए प्रवचनकार आ गए हैं, हमारे सीहोर क्षेत्र से भी नए प्रवचनकार आ गए हैं। हम तो जहाँ मौज आती है वहाँ बोलते हैं। हमारी कथा बहुत सरल भी है और सबसे ज़्यादा कठिन भी है कराना। हमारी तो जहाँ मर्जी होती वहाँ जाके हम राम कथा बोलते हैं और हम व्याख्यान करते हैं। ना हम कोई साधु हैं, ना कोई हम ये जो नए प्रवचनकार हमने भगवान ने जो हमको बोलने की क्षमता दी है उसका हम उपयोग करते हैं। और हमने खुद देखा है कि हमारी राम कथाओं में श्रोताओं पर जितना विलक्षण असर होता है वो बहुत दुर्लभ है किसी के लिए भी। और जो अभी वक्ता आ गए हैं, अभी कथाकार आ गए हैं, अभी ये सब मदारी है, ये सब मदारी लोग हैं, ये आध्यात्मिक लोग नहीं हैं। क्योंकि बहुत धर्मभीरू और अंधविश्वास की परंपराएं इस देश में है, तो किसी के भी पीछे भीड़ दौड़ पड़ती है और उतने ही जल्दी वहाँ से भीड़ समाप्त भी हो जाती है। अब बाबा तुलसीदास तो कहते हैं, को हो नरप हमें कहानी चेरी छाड़ी, और आप राजनीति में होते हो, कहते हो कि नहीं ये नरप नहीं, ये नरप होना चाहिए। मैं इस कंट्रास्ट की बात कर रहा हूँ। नहीं, जिन लोगों के हाथ में इतने अधिकार हैं समाज में कि वो पूरी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, धार्मिक सारे विषयों को प्रभावित करते हैं, उन जगहों पर अच्छे लोगों का बैठना बहुत ज़रूरी है। हम तो आप जैसे लोगों से भी अपील करते हैं, कम से कम राजनीति में एक खराब आदमी की जगह तो ले लो आप अच्छा आदमी तो धूप आ जाए तो वोट डालने नहीं जाता। जब अपने न्यूनतम दायित्व भी अच्छे आदमी पूरा नहीं करना चाहता है, तो वो कैसे उम्मीद रखता है कि भारत की राजनीति में गुणवत्ता होगी, भारत की राजनीति में उत्कृष्टता होगी, एक्सीलेंस होगा, अच्छे लोग आएंगे, न्याय होगा। कांग्रेस से बहुत सारे नेताओं को, विधायकों को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये लगता है कि कमलनाथ जी उनके लिए उपलब्ध नहीं है, जबकि कमलनाथ जी सर्वे सर्वा हैं, उन्हीं को तय करना है कि 230 टिकट किसको मिलेंगे। कार्यकर्ता उनसे मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, वो किसी शहर में जाते हैं तो अपनी बात कहते हैं, निकल जाते हैं। कार्यकर्ताओं से उनका डायलॉग नहीं है, संवाद नहीं है, मेल जोल नहीं है। दूसरे तमाम नेता आते हैं, आपकी पार्टी की अगर मैं बात करूँ तो दिग्विजय सिंह जी ग्रास रूट तक जाते हैं, लोगों के खेत पे सो जाते हैं, खटिया पे सो जाते हैं। वो कमलनाथ जी वाला मामला नहीं। ये दूरी कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता और नेता के बीच में, ये कांग्रेस को नुकसान नहीं पहुंचाएगी? बहुत ज़्यादा मिलते हैं कमलनाथ जी कार्यकर्ताओं से, आप कल्पना नहीं कर सकते। यानी कार्यकर्ता झूठी शिकायत करते हैं, मतलब 16 से 17 घंटे कमलनाथ जी काम करते हैं। अब जिस तरह से खटिया पे सोते हुए उन्हें दिखाई देना चाहिए, वो नहीं दिखाई देते हैं। वो कोई नाटक और नौटंकी नहीं करते हैं। वो ऐसा है कि 100 बकी और 1 लिखी। कमलनाथ जी लिखी वाले हैं, बकी वाले नहीं हैं। और जो शिवराज हैं, ये तो शिवराज की बात नहीं कर, सबसे बड़े भाषणबाज नेता, वो बहुत कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना है। सबकी अपनी अलग अलग शैली है। दिग्विजय सिंह मूलतः संगठन के व्यक्ति हैं, उस संगठन से ही शासन में गए हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। 1977 में युवक कांग्रेस से उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था।
तो जो संगठन का आदमी होता है उसकी विजिबिलिटी हमेशा ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा जल्दी कार्य लोगों के बीच में घुसता है। स्वाभाविक एक उसके अंदर उसके चरित्र में ये बात होती है, वो है अंतर। बहुत धन्यवाद मुकेश जी, बहुत तमाम सारे मुद्दों पर आपसे बातचीत हुई। आप सुन रहे थे मुकेश नायक को, मध्य प्रदेश के दिग्गज और कद्दावर कांग्रेस नेता हैं। बहुत लंबा अनुभव है उन्हें संगठन का, संघर्ष का। उन्होंने बहुत मैदानी लड़ाई लड़ी है, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए, NSY के अध्यक्ष रहते हुए, और ये सारी संघर्ष उनकी बातों में भी दिखाई दे रहा है। उम्मीदों से भरे हुए हैं, उत्साह से भरे हुए हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि 2023 में राज्य में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार लौटेगी। फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की, और उम्मीद कर रहे हैं कि राहुल गांधी एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा माहौल बना पाएंगे जिससे न केवल पार्टी को, कांग्रेस को, बल्कि पूरे भारत को फायदा होगा। देखते रहिए डी न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।